इकोसिस्टम का साइज वैरी ग्रेटली। एक स्मॉल पॉन्ड से लेकर एक लार्ज फॉरेस्ट या सी तक हो सकता है। यानी टोटल ऑर्गेनिक मैटर या बायोमास जो सिंथेसाइज होगा पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करेंगे। दिस इज कैटाबॉलिज्म, जो एक्चुअली डिकम्पोजिशन हो रहा है। फूड चेन्स में टू टाइप्स हैं, जीएफसी एंड डीएफसी। जीएफसी मतलब ग्रेजिंग फूड चेन एंड डीएफसी मतलब डेट्राइटस फूड। एक्वाटिक में बात करें अपराइट है, बट ट्री इकोसिस्टम पर्टिकुलरली दे देंगे तो इन्वर्टेड भी हो सकता है। हेलो मेरे सभी नादान परिंदों, दिस इज डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, आपकी गुरुमा, एंड आई वेलकम यू ऑल इन अनदर पॉडकास्ट सेशन ऑन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम नेचर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है जहां पर ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट अमंग देमसेल्व्स, ये कम्युनिटी हो गई, एंड ऑल्सो विद देयर एनवायरमेंट, तब जाकर बनता है एक इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का साइज वैरी ग्रेटली। एक स्मॉल पॉन्ड से लेकर एक लार्ज फॉरेस्ट या सी तक हो सकता है। इनफैक्ट कुछ साइंटिस्ट तो पूरी अर्थ को ही एक ग्लोबल इकोसिस्टम मानते हैं, होल बायोस्फीयर को। इकोसिस्टम्स को हम दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक टेरेस्ट्रियल और एक एक्वाटिक। टेरेस्ट्रियल के अंदर जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स ये आ जाएंगे, और एक्वाटिक के अंदर पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, सी, एस्चुरीज, वेटलैंड्स, ओशियंस एक्सेट्रा। इवन क्रॉप फील्ड्स, एक्वेरियम, ये भी मैन मेड इकोसिस्टम्स ही होते हैं। अब इकोसिस्टम के अंदर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, जब बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में इंटरेक्शन होता है तो एक स्ट्रक्चर बनता है। जैसे जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं वहां पर स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिलता है, यानी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिफरेंट स्पीशीज का। बॉटम लेयर में हर्ब्स एंड ग्रासेस आएंगे, मिडिल लेयर में श्रब्स आएंगे, एंड टॉप लेयर में टॉल ट्रीज आ जाएंगे। इसी तरह इकोसिस्टम में फोर फंक्शंस भी होते हैं। नंबर वन होगी प्रोडक्टिविटी, नंबर टू डिकम्पोजिशन, नंबर थ्री एनर्जी फ्लो, एंड नंबर फोर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का सिंपल सा मतलब है रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, यानी टोटल ऑर्गेनिक मैटर या बायोमास जो सिंथेसाइज होगा पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रोडक्टिविटी दो तरह की होगी, एक ग्रॉस प्राइमरी, पहले तो दो तरह की होगी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। जो फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स खाना बना रहे हैं दैट इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये फिर दो तरह की होगी, जीपीपी यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी विच इज टोटल बायोमास प्रोड्यूस बाय फोटोसिंथेसिस पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। और इसमें से अगर हम रेस्पिरेटरी लॉसेस को माइनस कर दें, यानी जीपीपी माइनस आर, तो मिलेगी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यही अवेलेबल है, एनपीपी इज अवेलेबल फॉर कंजम्पशन बाय द हेटेरोट्रॉफ्स। जबकि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होगी रेट ऑफ बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर, न्यू ऑर्गेनिक मैटर फॉर्मेशन बाय कंज्यूमर्स। अब जो प्रोडक्टिविटी है उसे मेजर करते हैं हम या तो वेट में या एनर्जी में। वेट में करेंगे तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, और अगर एनर्जी में करेंगे तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। अगर हम पूरे अर्थ की ग्लोबल एनुअल एनपीपी चेक करें, यानी पूरे साल की पूरे अर्थ की एनपीपी चेक करें, तो वो होती है 170 बिलियन टन्स। इसमें से 55 बिलियन टन्स ओशियंस पानी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स, और बाकी लैंड से आ रहा है टेरेस्ट्रियल। हालांकि ओशियन 70% ऑफ अर्थ एरिया कंट्रीब्यूट करते हैं, बट एनपीपी में कंट्रीब्यूशन ओनली 55 बिलियन टन्स होता है। बिलियन है, याद रखना, मिलियन नहीं। प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पे, जैसे एनवायरमेंट, टेम्परेचर, मॉइस्चर, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स कैसा है, सनलाइट कितनी है, एंड फोटोसिंथेसाइजिंग कैपेसिटी कैसी है। इन बातों पर प्रोडक्टिविटी डिपेंड करेगी। अब हम आते हैं सेकंड फैक्टर पर, सेकंड फंक्शन पर, एंड दैट इज डीकंपोजिशन। प्रोडक्टिविटी का ठीक ऑपोजिट होगा। प्रोडक्टिविटी में CO2 प्लस H2O से हमने खाना बनाया था, ग्लूकोज बनाया था। यहां पर हम ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करेंगे इनऑर्गेनिक में। पहले कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक को सिंपल ऑर्गेनिक में, फिर सिंपल ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक CO2, वाटर, न्यूट्रिएंट एक्सेट्रा। दिस इज कॉल्ड डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन के अंदर जो रॉ मटेरियल है उसे डेटराइटस कहते हैं। ये डेड ऑर्गेनिक मैटर है बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स का। प्लांट्स में जैसे लीव्स, फ्लावर्स, ट्विग्स, ये सब आएंगे, और एनिमल्स के अंदर डेड एनिमल्स इंक्लूडिंग देयर फीकल मैटर। दिस इज द रॉ मटेरियल। इसमें 5 स्टेप्स होंगे। फल लेके चला हूं मैं, यानी फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड
मिनरलाइजेशन। सबसे पहले बात करते हैं फ्रैगमेंटेशन की। सबसे पहले एक बड़ा डेड मैटर को ब्रेक डाउन करेंगे इनटू पीसेस। ये फिजिकल ब्रेक डाउन है, कोई बॉन्ड्स नहीं तोड़ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। दिस इज डन बाय डेट्राइटिवोर्स लाइक अर्थवर्म, माइट्स एक्सेट्रा। इसके बाद में नेक्स्ट आता है दैट इज लीचिंग। लीचिंग का मतलब जो वाटर में सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, दे विल गो डीप डाउन इनटू द सॉइल और वो वहां प्रेसिपिटेट कर जाएंगे अनअवेलेबल सॉल्ट्स की तरह। दिस इज लीचिंग। और जो बचा उस पर अब बैक्टीरिया एंड फंजाई के एंजाइम्स वर्क करेंगे, बॉन्ड्स तोड़ेंगे, यानी ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करेंगे। दिस इज कैटाबॉलिज्म, जो एक्चुअली डिकॉम्पोजिशन हो रहा है। कैटाबॉलिज्म के बाद दो चीजें होंगी। एक, जब कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हुआ, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हुआ है, तो ह्यूमस बनेगा। ह्यूमस मतलब एक डार्क एमॉर्फस सब्सटेंस है जो हाईली रेजिस्टेंट है किसी भी माइक्रोबियल एक्शन के लिए, यानी बहुत स्लो है टू डिकॉम्पोजिशन। ये कोलॉइडल है, रिजर्वॉयर है न्यूट्रिएंट्स का। और जब फ्यूचर में इसमें से भी न्यूट्रिएंट्स ब्रेकडाउन होंगे और पूरा टोटल इनऑर्गेनिक में ब्रेकडाउन होगा, कंप्लीट ब्रेकडाउन, तब हम कहेंगे उसे मिनरलाइजेशन। तो ये सारे स्टेप्स जो है ये एक साथ साइमल्टेनियसली मिट्टी में, सॉइल में चलते रहते हैं। इतना समझ आया? चलिए, तो ये जो डिकॉम्पोजिशन है ये ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है, याद रखना। इसमें केमिकल नेचर ऑफ डेट्राइटस भी इंपॉर्टेंट है। अगर केमिकल नेचर लिग्निन है या काइटिन है, ऐसे हार्ड टफ शुगर्स हैं, तो दे आर स्लो टू डिकॉम्पोजिशन। लेकिन अगर नाइट्रोजन है या वाटर में सॉल्यूबल सब्सटेंस है जैसे शुगर्स हैं, देन बहुत फास्ट डिकॉम्पोजिशन होता है। इसके अलावा टेम्परेचर और सॉइल का मॉइस्चर भी बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं विच अफेक्ट डिकॉम्पोजिशन। जैसे अगर वार्म एंड ह्यूमिड एनवायरमेंट है, इट विल फेवर डिकॉम्पोजिशन। लेकिन अगर लो टेम्परेचर है, एनेरोबियोसिस यानी ऑक्सीजन की कमी है, दैट विल इनहिबिट डिकॉम्पोजिशन। डिकॉम्पोजिशन नहीं हो रहा मतलब ऑर्गेनिक मैटर का बिल्डअप हो रहा है। सो दिस इज अबाउट डिकॉम्पोजिशन। अब हम थर्ड आते हैं एनर्जी फ्लो पे। एनर्जी फ्लो का सिंपल सा मतलब है कभी भी एनर्जी ट्रैप नहीं होती है किसी भी लेवल पर इन द इकोसिस्टम। एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होता है। प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर्स, और ये सब जब मरेंगे तो अल्टीमेटली डिकम्पोजर्स। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन जो है उसका लेस देन 50% है जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन यानी पार है। और उसमें से भी ओनली 1 से 2% पार को ही यूज किया जाता है प्रोडक्टिविटी के लिए, एंड दैट इज इनफ टू सस्टेन ऑल द ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। केवल एक जो डीप सी हाइड्रोथर्मल एरियाज में ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्होंने कभी सन देखा भी नहीं है, उन्हें छोड़ दें तो बाकी सबके लिए सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी जो एनर्जी फ्लो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करता है, विच इज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो सन की एनर्जी को केमिकल एनर्जी और फूड में कन्वर्ट करा और वो फिर फ्लो कर रही है। इसी तरीके से सबसे पहले प्रोड्यूसर्स खाना बनाएंगे, प्रोड्यूसर के बाद वो जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर यानी शाकाहारी जानवर हर्बीवोर्स के पास, फिर वहां से जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर जो पहले मांसाहारी हैं यानी प्राइमरी कार्निवोर हैं, फिर वहां से टर्शरी कंज्यूमर, एंड अल्टीमेटली जब ये सब मरेंगे तो डिकम्पोजर्स के पास। लेकिन जब भी फूड ट्रांसफर होता है तो 10% ही आगे ट्रांसफर होता है, बाकी या तो यूज हो रहा है या लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। दिस इज says that energy flow also follows second law of thermodynamics। दोनों ही लॉज यहां पर फॉलो हो रहे हैं। हम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की बात करें तो टेरेस्ट्रियल के अंदर हर्बेशियस एंड वुडी ट्रीज आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, और एक्वाटिक सिस्टम के अंदर फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गी एंड सम हायर प्लांट्स आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। इसी तरह से हम प्राइमरी कंज्यूमर यानी हर्बीवोर्स की बात करें जो डायरेक्टली डिपेंडेंट है ऑन प्लांट्स, तो इसमें बर्ड्स आती हैं, आपको पता है बर्ड सीड्स खाती हैं, इसमें मैमल्स आ जाएंगे, हम लोग फल वगैरह खाते हैं, और इसमें इंसेक्ट्स आ जाएंगे। MIB से याद रख सकते हो, मैमल्स, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। इसी तरीके से अगर हम एक्वाटिक में हर्बीवोर्स की बात करें तो इसमें जू प्लैंक्टन्स आ जाएंगे जो फाइटोप्लैंक्टन्स पे फीड करते हैं, और मोलस्क आ जाएंगे। तो एनर्जी जो है इट इज नेवर ट्रैप। इसी को फूड चेन बोलते हैं, हु ईट्स हुम, कौन किसको खाता है। लेकिन नेचर के अंदर एक सिंगल आइसोलेटेड कभी भी इकोसिस्टम में फूड चेन नहीं होती, बल्कि इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स होती है जिन्हें फूड वेब बोलते हैं, ताकि फूड के ऑप्शन ज्यादा हो, मोर स्टेबल कम्युनिटी इकोसिस्टम रह सके। ठीक है, चलिए और हम इसके बारे में अब बात करते हैं आगे।
आइए अब हम बात करते हैं टू टाइप्स ऑफ फूड चेन्स की। फूड चेन्स में टू टाइप्स हैं, जीएफसी एंड डीएफसी। जीएफसी मतलब ग्रेजिंग फूड चेन एंड डीएफसी मतलब डेट्राइटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन जो आपको हमेशा पता है कि एक पेड़ है, पेड़ को हिरण खा रहा है, हिरण की या बकरी खा रही है और उसके पीछे कोई शेर भाग रहा है, ये टिपिकल ग्रेजिंग फूड चेन है। यानी प्रोड्यूसर होगा, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर। इसी तरीके से डेट्राइटस फूड चेन होती है, दैट बिगिंस विद द डेट्राइटस। जो डेड मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर, उससे कहानी शुरू होती है। उन्हें सबसे पहले खाएंगे डेट्राइटिवोर्स। तो यहां पर फर्स्ट लेवल पे डेट्राइटिवोर्स आते हैं। अल्टीमेटली डीकंपोजर्स आएंगे। डीकंपोजर्स जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, जो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करके इसे बाहर कैटाबोलाइज करके और फिर सक करते हैं। तो जो डीकंपोजर्स है, बैक्टीरिया, फंजाई, उन्हें सैप्रोट्रॉफ्स भी कहा जाता है। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि डीएफसी जो है ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मेजर कॉन्डुइट फॉर एनर्जी फ्लो है, और जीएफसी जो है ग्रेजिंग फूड चेन वो एक्वाटिक इकोसिस्टम में मेजर कॉन्डुइट फॉर एनर्जी फ्लो है। ए जी से याद रख लो, ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, ए जी यानी एक्वाटिक में जीएफसी है। अब जीएफसी और डीएफसी इंटरकनेक्टेड भी होते हैं। कैसे? डीएफसी डेट्राइटस फूड चेन का कोई मेंबर हो सकता है जीएफसी का कोई मेंबर खाए, यानी मेंबर ऑफ डीएफसी मे बिकम प्रे टू जीएफसी, सो दे मे बी इंटरकनेक्टेड। और कभी भी सिंगल फूड चेन नहीं होती, जैसे हमने बात की थी, इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स होती हैं, वेब ऑफ फूड चेन्स होता है जिसे फूड वेब कहते हैं। तो डीएफसी जीएफसी अच्छे से क्लियर हुआ, और एक्वाटिक में जीएफसी और टेरेस्ट्रियल में डीएफसी। एक्चुअली बेटा टेरेस्ट्रियल में हमने अभी पढ़ा था कि एक्वाटिक केवल 55 बिलियन टन्स कंट्रीब्यूट कर रहा है प्रोडक्टिविटी में, यानी ज्यादा प्रोड्यूसर्स कहां पर हैं? टेरेस्ट्रियल में। ज्यादा कंज्यूमर्स भी यही होंगे तो मरेंगे भी ज्यादा यहां, तो डेट्राइटस भी ज्यादा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में प्रोड्यूस होगा, इसीलिए वहां पर डीएफसी इज द मेजर कॉन्डुइट फॉर एनर्जी फ्लो। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ये जो पर्टिकुलर फीडिंग एफिशिएंसी के हिसाब से एक लेवल दिया जाता है, उसे ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। प्रोड्यूसर्स हमेशा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल T1 पर आएगा, चाहे वो कोई प्लांट हो, ग्रास हो, या एक्वाटिक के अंदर फाइटोप्लैंक्टन्स हो, प्रोड्यूसर्स T1 पर आएंगे। T2 पे हमेशा हर्बीवोर्स आएंगे, यानी प्राइमरी कंज्यूमर्स जो पेड़ खाते हैं डायरेक्टली, और T3 पर फिर सेकेंडरी कंज्यूमर यानी पहले प्राइमरी मांसाहारी कार्निवोर्स आएंगे। हालांकि हर्बीवोर कार्निवोर के अलावा कुछ ओमनीवोरस ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। ओमनीवोर्स यानी जो प्लांट एंड एनिमल दोनों को खाते हैं, जैसे हम भी हैं, क्रो है, कॉकरोच हैं, ये सब ओमनीवोर्स होते हैं। राइट? चलिए, हमने यहां पर क्या क्या बात कर ली? हमने यहां पर बात कर ली डीएफसी की, जीएफसी की। अब हम बात करते हैं कि स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है। देखिए, एक पर्टिकुलर टाइम पर उस इकोसिस्टम के अंदर जो टोटल लिविंग मैटर प्रेजेंट है उसे कहते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप को आप या तो वेट यानी बायोमास से मेजर कर लो या नंबर से मेजर कर लो। अगर बायोमास से करोगे तो या तो फ्रेश वेट देख लो जिसमें पानी भी इंक्लूडेड है, या पानी हटा के ड्राई वेट देख लो। ड्राई वेट इज मोर रिलायबल। क्यों? क्योंकि उसमें सीजनल फ्लक्चुएशंस नेचुरली कम हो जाएंगे। एक बात ध्यान रखना कि एनर्जी कभी भी जब भी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पास होती है तो 10% ही पास होती है। लिंडमैन का 10% लॉ है, 90% पास नहीं होती है। यानी जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल हायर होता जाएगा वैसे वैसे एनर्जी कम होती जाएगी। इसीलिए नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स इन एनी फूड चेन इज ऑल्सो लिमिटेड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आइए हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर आते हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, और वो है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। जी, हम पिरामिडिकली शो कर सकते हैं, पिरामिड बनाकर, कि किस तरीके से ये जो फूड चेन्स हैं इनमें पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी एंड पिरामिड ऑफ नंबर्स वर्क करते हैं। सबसे पहले पिरामिड के अंदर बेस होगा और एक टॉप होगा। इसमें जो बार की लेंथ है वो उस पर्टिकुलर पैरामीटर की वैल्यू हमें बताएगी। इन्हें एल्टोनियन पिरामिड्स भी बोलते हैं। खैर, एनीवेज, जैसे पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करूं तो हमेशा प्रोड्यूसर्स की मैक्सिमम एनर्जी होगी। प्रोड्यूसर, ध्यान रखना, सनलाइट का 1% प्रोड्यूसर लेंगे, फिर 10% आगे जाएगी, तो प्रोड्यूसर की मैक्सिमम होगी, उससे कम प्राइमरी कंज्यूमर, फिर उससे कम सेकेंडरी कंज्यूमर, उससे कम टॉप कंज्यूमर। यानी हमेशा अपराइट सीधा पिरामिड आएगा। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, नेवर इन्वर्टेड, बिकॉज ऑफ दिस 10% लॉ।
इसके बाद हम आते हैं पिरामिड ऑफ नंबर पे। पिरामिड ऑफ नंबर बड़ा मजेदार है। अगर आप एक फॉरेस्ट के अंदर देखेंगे तो नेचुरली जो नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स हैं वो ज्यादा है, उससे कम प्राइमरी कंज्यूमर, उससे कम सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी अपराइट पिरामिड आएगा। आप सी के अंदर भी देखोगे एक्वाटिक इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन का नंबर ज्यादा होगा, उससे कम जू प्लैंक्टन, उससे कम स्मॉल फिशेस, उससे कम लार्ज फिशेस, अगेन अपराइट आएगा। लेकिन अगर आप एक ट्री इकोसिस्टम देखें, इस पे पीवाईक्यू आया है, ध्यान से सुनिएगा। एक पेड़ पर देखेंगे तो एक ट्री है, वन प्रोड्यूसर, उस पे बहुत सारी छोटी छोटी बर्ड्स हैं और उन बर्ड्स पे बहुत सारे पैरासाइट्स हैं, यानी प्रोड्यूसर सबसे कम है, प्राइमरी कंज्यूमर उससे ज्यादा है और सेकेंडरी कंज्यूमर पैरासाइट और ज्यादा है, यानी इन्वर्टेड भी हो सकता है जैसा कि ट्री इकोसिस्टम में होता है। अदरवाइज ग्रासलैंड इकोसिस्टम की अगर हम बात करें टेरेस्ट्रियल में तो अपराइट है, एक्वाटिक में बात करें अपराइट है, बट ट्री इकोसिस्टम पर्टिकुलरली दे देंगे तो इन्वर्टेड भी हो सकता है। इनफैक्ट ट्री के ऊपर तो स्पिंडल शेप, अर्न शेप भी हो सकता है। देखो एक ट्री है, उस पे बहुत सारी स्मॉल बर्ड्स और कंपैरेटिवली कम लार्ज बर्ड, जैसे ए वन ट्री है, मान लो 10 स्मॉल बर्ड्स हैं और 5 लार्ज बर्ड्स हैं जो उन पे फीड कर रही हैं, तो यहाँ पे सबसे छोटी बेस हो गई और सबसे बड़ा प्राइमरी कंज्यूमर का बार हो गया और उस इन दोनों के बीच का सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। तो ये जैसे लोटा होता है, दो तरफ से नैरो, बीच से चौड़ा, अर्न या स्पिंडल शेप आ जाएगा। यानी पिरामिड ऑफ नंबर ग्रासलैंड में या एक्वाटिक में अपराइट है, ट्री वो पैरासाइट वाले में इन्वर्टेड है, और इस स्मॉल बर्ड लार्ज बर्ड ट्री वाले में अर्न शेप भी हो सकता है। यानी पिरामिड ऑफ नंबर ऑल टाइप्स ऑफ शेप पॉसिबल है, पर एनर्जी ऑलवेज ओनली अपराइट था। अब हम आ जाते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास पे। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ये हमेशा अपराइट होगा, यानी मैक्सिमम बायोमास प्रोड्यूसर का होगा और फिर कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। बट यहां कहानी में ट्विस्ट है, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। एक्वाटिक इकोसिस्टम जैसे सी के अंदर पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड होता है, यानी फाइटोप्लैंक्टन का बायोमास सबसे कम होगा, उससे ज्यादा जू प्लैंक्टन का, उससे ज्यादा फिर स्मॉल फिश, उससे ज्यादा लार्ज फिश। अब ये कैसे हुआ? क्योंकि नंबर का पिरामिड तो इनका अपराइट था और बायोमास का इन्वर्टेड है। ये क्या झोल है, आइए समझते हैं। एक्चुअली फाइटोप्लैंक्टन का लाइफ स्पैन सबसे कम होता है, जू प्लैंक्टन का उससे ज्यादा लाइफ स्पैन होता है, उससे ज्यादा स्मॉल फिश, उससे ज्यादा लार्ज फिश। यानी मान लीजिए कि वन फाइटोप्लैंक्टन 1 डे जिंदा रहता है, लेकिन वन जू प्लैंक्टन 10 डेज जिंदा रहता है, तो 10 दिन में एक जू प्लैंक्टन बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन खाएगा, यानी उस जू प्लैंक्टन का वेट बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन के बराबर होगा। तो वेट के हिसाब से, बायोमास के हिसाब से जू प्लैंक्टन मोर होगा देन फाइटोप्लैंक्टन, एंड सेम कंटिन्यूज। हाँ, नंबर ज्यादा फाइटोप्लैंक्टन के दिखेंगे, लेकिन पर्टिकुलर बायोमास की बात करोगे तो वो जू प्लैंक्टन का ज्यादा होगा। यानी जो लिविंग मैटर है, यानी जो बायोमास है, स्टैंडिंग क्रॉप है, वो जू प्लैंक्टन का मोर है देन फाइटोप्लैंक्टन। यानी स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन इज सपोर्टिंग द हायर स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जू प्लैंक्टन। ध्यान रखना, बायोमास का पिरामिड इन्वर्टेड होता है एक्वाटिक इकोसिस्टम में। बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया। अब आइए हम बात कर लेते हैं, ये तो सारे पिरामिड्स हमने देख लिए कि लिमिटेशंस क्या हैं इन इकोलॉजिकल पिरामिड्स की। इनकी एक लिमिटेशन तो ये है कि यहां पर फूड चेन को कंसिडर करा है, जबकि फूड चेन नहीं, फूड वेब्स होते हैं। नंबर 2, एक ऑर्गेनिज्म एक ही टाइम पर डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पर भी प्रेजेंट हो सकता है, पर यहां हम उसे एक ही ट्रॉफिक लेवल पर मान रहे हैं। जैसे हो सकता है मैं अभी एक एप्पल खा रही हूं तो उस समय मैं T2 लेवल पर हूं, क्योंकि मैं हर्बीवोर की तरह वर्क कर रही हूं, प्राइमरी कंज्यूमर। लेकिन अगर मैं एक मीट खा रही हूं, मटन खा रही हूं, एक ऐसी बकरी, उस बकरी ने पेड़ को खाया है, तो मैं T3 लेवल पर हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है। एंड नंबर 3, इसमें डिकम्पोजर्स को कोई प्लेस नहीं दी गई है। यहां पे ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि अगर एक इंसान दही, कर्ड खा रहा है या कोई मिल्क प्रोडक्ट खा रहा है तो वो किस लेवल पर आएगा? दही किससे मिला होगा? गाय भैंस के दूध से बना होगा। उस गाय भैंस ने पेड़ को खाया है, पेड़ T1 पर है, वो गाय भैंस T2 पर है, उसके मिले हुए दूध से दही बना और वो हम खा रहे हैं, तो हम T3 लेवल पर हो गए। बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, कहीं पर कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है किसी को भी। So, with this we complete the podcast of ecosystem. I hope आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया है। सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने पढ़ ली हैं, पिरामिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है
और यहीं तक न्यू एनसीईआरटी में है, यहीं तक नीट के सिलेबस में है, हम इसे यहीं तक कंस्ट्रक्ट करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय।